हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय फ्रेंड्स। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर। क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स में। तो ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा ऐसे जान लेंगे, ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है, यह एक फोर्स ही है। ग्रेविटेशन जो है एक फोर्स है और यह दो वस्तुओं के बीच के अट्रैक्शन बल है। दो वस्तु हैं, वे एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कि वे खींच रहे हैं एक दूसरे को। जैसे आपका टेबल रखा हुआ है और उसके कुछ दूरी पर कोई दूसरा वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए कि कुर्सी ही उससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर के दूरी पर। दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बल काम कर रहा है। वो जो अट्रैक्शन बल काम कर रहा है, वो उस अट्रैक्शन बल को ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसके लिए मैग्नेट की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस वस्तु की के मास की आवश्यकता है। मास मतलब मात्रा होता है। उसका मास कितना है, मान लीजिए कि एक 25 kg का है, एक 10 kg का है। तो दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बल कार्य करता है। उसके लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि वह फोर्स होता है तो कितना होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और वो ग्रेविटेशन फोर्स के चलते दुनिया में कई घटनाएं होती हैं जो हम लोग देखते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। न्यूटन साहब ने अनुभव किया था और उनका अनुभव था कि बगीचे में बैठे हुए थे और बगीचे में जो फल है, मान लीजिए कि सेव का पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेव गिरा। वो परेशान हो गए कि आखिर सेव गिरा क्यों। तो गिरा तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो वहां सेव को कोई ना कोई पुल किया तबे ना नीचे आया, तभी नीचे आया। तो उन्होंने कहा कि कोई पुल किया है, किसी ने खींचा है। तो खींचने का काम कौन किया? धरती ने किया, अर्थ ने किया। अर्थ जो है उसको खींचा अपने ओर, जिसके चलते सेव चला आया। सेव कमजोर था, छोटा था, इसलिए धरती ने उसको खींच लिया। तो इस तरह से उन्होंने खोज किया। उसके बाद कुछ फार्मूला बनाए, कुछ थ्योरी बनाए, जिसको कहा गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसी ग्रेविटेशन के चलते ही हम खड़ा भी हैं। यहाँ जो हम खड़े हैं, अगर ग्रेविटेशन नहीं रहता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो ऐसे ऐसे फेंकाते चलते, इधर उधर फेंकाते चलते। उसी के चलते हम खड़े हैं। उसी के चलते नदी का पानी बहता है, जिधर डाउन वाटर होता है, पानी का फोर्स, पानी के वेट के चलते ग्रेविटेशन डाउनवर्ड में काम करने लगता है और नीचे चला जाता है। इस तरह से बहुत से चीज हैं। और जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं, वे भी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही घूमते हैं। यह पृथ्वी भी प्लैनेट है, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही घूमता है, ऐसे नहीं घूमता। तो हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जान लिए और इसमें हम लोग जानेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब दुनिया में, अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो सेव धरती पर कैसे गिरता? उसको अपनी ओर खींचता है। तो दुनिया में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अपने सेंटर की ओर खींचते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, ये है ए, और दूसरा वस्तु है बी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी C1 है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी
C2 है। तो ये दोनों एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। ये जो है इनको खींचता है और ये जो है C2 बी वाला C1 को अपनी ओर खींचता है और ए बी को इधर अपनी ओर खींचता है। तो ऐसे दोनों के बीच में एक फोर्स कार्य करता है और किस हिसाब से करता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द इनवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे वस्तुओं को खींचता है। इसी के कारण आकाश में जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन चक्कर जो लगाती है वो सर्कुलर पाथ में नहीं लगाती है, इलिप्टिकल पाथ में लगाती है। ऐसा पाथ होता है, मान लीजिए कि ये सन है और प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ पर चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भी इसको बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह सकते हैं। तो हम लोगों ने जाना है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। खींचती है तो कैसे खींचती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r है, r है। तो अब नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द फोर्स ऑफ attraction between two objects is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और ये फोर्स जो कहाँ काम करता है? द फोर्स acts from their centers and the force कौन? अट्रैक्शन फोर्स, and the force acts from their centers, उनके सेंटर से ये फोर्स एक्ट करता है। मतलब कि ये हो गया, सेंटर मिला दिए, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, इसका फोर्स F1 हुआ, आई खींच रहा है, इसका F2 हो गया।
खैर दो जो है दोनों बराबर होता है, तो अभी हम लोग एफ ही लेके चलें तो क्या हर्जा है, एफ ही लेके चलेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ मान लीजिए। तो फार्मूला क्या कह रहा है थ्योरी, कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। यही ना बात है, पहला पोर्शन यही कह रहा है। दूसरा कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम यही ना हो गया आर स्क्वायर। जब दोनों को मिला देते हैं, दोनों को जब मिलाएंगे तब हो जाएगा, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वेरीज एज m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग वेरीज को हटा देते हैं, एफ वेरीज जब हटाना रहता है तो बराबर लिखते हैं, एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो बराबर के चिन्ह देंगे, कांस्टेंट दे दिए जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। प्रयोग द्वारा मालूम किया गया है, एक्सपेरिमेंट से मालूम किया गया है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अभी रहने दीजिए इसको, अभी इसका वैल्यू छोड़िए। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू रख देंगे, मास हम लोग तौल लेंगे, दूरी नाप लेंगे, तो कितना फोर्स है मालूम हो जाएगा। यही तो ग्रेविटेशनल हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने जान लिया, उसके आधार पर एक फॉर्मूला मिल गया, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एक मिल गया। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो इसका न्यूटने होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूटने होगा। अब हम लोग जानना चाहेंगे, यूनिट ऑफ जी, इस जी का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी। हम लोग फॉर्मूला तो जान गए हैं, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हम लोग जी को अकेले छोड़ दें, जी को अकेले छोड़ दें और ले आवें एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। एफ का यूनिट न्यूटन होता है, मतलब जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। एफ का यूनिट न्यूटन होता है तो एन लिख देते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब मास का यूनिट केजी होता है तो 2 बार केजी है m1, केजी का लिख देंगे, मतलब केजी स्क्वायर हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही तो इसका यूनिट होता है जी का। जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यूनिट ऑफ जी। अब वैल्यू ऑफ जी देखें क्या होता है। वैल्यू ऑफ जी, मान लीजिए m1, लेट m1 के बराबर m2 बराबर 1 kg मान लीजिए, डिस्टेंस r को 1 मीटर मान लीजिए। तब
F बराबर G आ जाएगा। F बराबर G आ गया, F के बराबर G, फोर्स के बराबर G आ गया। अब फोर्स के बराबर G आएगा, इस G का वैल्यू जब हम लोग निकाले हैं, जब वैल्यू निकाला गया है एक्सपेरिमेंट से, कैवेंडिश ने निकाला था, कैवेंडिश महोदय ने G का वैल्यू निकाला प्रयोग द्वारा, और वह वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ इतना वो निकाले थे कैवेंडिश। तो ये बहुत बहुत कम ना होता है जी का वैल्यू, लेकिन यह जी जो है सब जगह बड़ा जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। चाहे चांद पर जाइए, धरती पर जाइए, बुध पर जाइए, किसी भी प्लेनेट पर जाइए, किसी भी स्टार पर जाइए, सब जगह आपको जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आप रख दीजिए। बाकी सब जो उसका है मास वगैरह, मास डिस्टेंस आप लिख लीजिए, वो वही आएगा। तो वैल्यू ऑफ जी, एफ के बराबर जी कब होता है? जब मास 1 kg डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो एफ बराबर जी आता है। अब हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल साइज एंड बिग साइज। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल साइज एंड लार्ज कहिए, बिग कहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज, ए स्मॉल मास एंड लार्ज मास कहिए। ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल मास एंड लार्ज मास, ये तो लिख दिए हैं स्मॉल मास एंड लार्ज मास, किताब वाले भी स्मॉल मास एंड लार्ज मास लिखते हैं। हम इसको 3 भाग में बांटे हैं। पहला भाग है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल मास एंड ए स्मॉल मास। स्मॉल मास और स्मॉल मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का आप फॉर्मूला जानते हैं, m1 m2 और g भी रहेगा बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए m1 है 1, जो हम लोग पहले अभी तुरंत किए थे, f बराबर g, m1 है 1, m2 है 1 kg, ये दोनों 1 kg, ये भी है 1, f बराबर g आ जाता है। बहुत बहुत कम आता है ना जी का वैल्यू, चूंकि हम लोग जान गए हैं 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बहुत बहुत छोटा आता है। तो यह फोर्स बहुत कम आता है, इसीलिए ना उस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हमारा कुर्सी और टेबल अलग अलग हैं, तो फिर वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा पाते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन इतना कम है, इतना कम है कि वो खींचा नहीं पाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल मास एंड ए स्मॉल मास इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है, एकदम बहुत छोटा है, इक्विवेलेंट टू जीरो, इक्विवेलेंट टू जीरो के बराबर है, तो वह बहुत कम होता है। अब हम लोग दूसरा पोजीशन हम लोग देखेंगे, ए स्मॉल मास एंड लार्ज मास। अब मान लीजिए
ये वो कोई चीज है M1, M1 मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ है, और M2 है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का। अर्थ का वजन होता है, अर्थ का वजन होता है 6.6 इंटू 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, इसका वैल्यू हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो आर हम लोग लिखेंगे, इसका आर कितना होता है, आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, चाहे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, यहाँ मास ऑफ अर्थ कहिए, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, छोटा m लिख दीजिए, g हो गया, g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg हो गया। M2 है 1 kg का ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस है 6.4 इंटू 10⁶, और ये हो गया एयर। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कि 11 है, आई ये 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, 1 10 हो गया, 13, इस 24 है, 10 के पावर -11, 10 के पावर 24, -11 24 में से तो 13 आ जा रहा है, यहाँ 12 तो आ जाएगा ऊपर में 6.67 गुने 10 के पावर 1 गुने 6/6.4 2 बार। जब इसको करते हैं कैलकुलेट तो 9.8 न्यूटन आ जाता है। तो पृथ्वी पर कोई वस्तु स्मॉल साइज का है और धरती जो है लार्ज मास का है, तो उनके बीच 9.8 न्यूटन का फोर्स कार्य करता है। तो हम लोग जान गए। अब मान लीजिए मास 1 kg रखे हैं, 50 kg रख सकते हैं, 100 kg रख सकते हैं, 500 kg रखते हैं, तब भी 9.8 न्यूटन ही आपको आएगा, क्योंकि धरती से के तुलना में हम लोग 500 क्विंटल रख देंगे, वो कम ही न रहेगा, इसीलिए यह 9.8 आ जाता है करीब करीब। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल मास एंड लार्ज मास 9.8 न्यूटन हुआ। दो स्टेज जान गए, स्मॉल मास बिटवीन स्मॉल मास, दूसरा स्मॉल मास एंड लार्ज मास, जिसमें एक पृथ्वी है, अर्थ है, तो वो 9.8 न्यूटन होता है। अब हम लोग जाने लार्ज मास एंड लार्ज मास। हम लोग का अर्थ का वजन हो गया, अर्थ के जगह पर अब मून ले लें, अर्थ के चारों ओर मून घूमता है, तो मून का ले लें, मास ऑफ मून, तो इसका ले लेंगे मास ऑफ मून, 7.4 इंटू 10⁻22 kg होता है मास ऑफ मून। और दोनों के बीच की दूरी, मून माने मून और अर्थ के बीच की दूरी, माने सेंटर से सेंटर की दूरी, दोनों के सेंटर से सेंटर की दूरी होता है 3.84 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर, 10 के पावर
5 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। लार्ज मास मान लीजिए, इसको अर्थ मान लीजिए, एगो लार्ज मास एगो मून ले लीजिए। अर्थ और मून में हम लोग विचार करने जा रहे हैं, तो दोनों का मास मिल गया, अर्थ का मास मिल गया, मून का मास मिल गया, और दोनों के बीच, अर्थ और चांद के बीच की दूरी हम लोगों को मिल गया। तो अगला कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं कि इनके बीच का फोर्स क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है। तो फोर्स का फॉर्मूला यही ना हम लोग पढ़े हैं, जी M1 M2 होता है, तो M ई मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बटे R² दोनों के बीच के दूरी। तो जी हो गया मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²⁴, और मून का हो गया 7.4 10⁻²²। और जी का वैल्यू भी तो रखेंगे, 6.67 गुने 10⁻⁻11 बटे R²। तो R कितना है? किलोमीटर है, तब मीटर में बदलेंगे 8 आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। 3.84 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर हो गया। जब इसको गणना करेंगे तो आएगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। बहुत बड़ा फोर्स, ये तो 8 दूनी 16 है, तो 16 आ रहा है, 16 ये हो गया, तो 24 ही 8 हो गया, 8 में तो ये 8 है, 3 -3 फिर 19, फिर सब गुना करेंगे तो करते धरते 2.01 10⁻20 न्यूटन आएगा। ये बहुत बड़ा फोर्स है, और इसी फोर्स से धरती चांद को अपनी ओर खींचे रखता है। यह सेंट्रीपिटल फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड मून, और जो फोर्स के बिना एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो उसी फोर्स के चलते वो चारों तरफ घूम रहा है, धरती के चारों ओर मून घूम रहा है, वो बांधे हुए है। यह फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बांधे हुए है घेर, कि आप अपने ऑर्बिट पर ही घूमिएगा, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। समझ लीजिए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन मून एंड अर्थ, मून को वही घुमाता है अर्थ के तरफ। इसी तरह से सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूमते हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन है। कौन कैसा अट्रैक्शन? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। उसी अट्रैक्शन के चलते प्लैनेट्स जो हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं चारों तरफ। इस तरह से हम लोगों ने जाना ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए स्मॉल मास एंड लार्ज मास। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ग्रेविटेशनल यूज ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ का यूज जो है, यूज ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, चाहे ग्रेविटेशनल लॉ चाहे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो कहिए, उसका यूज कहाँ होता है? तो उस लॉ के यूज करके कैवेंडिश ने अर्थ का वेट निकाला। ऐसा आसान था अर्थ का वेट निकालना। अर्थ का वेट निकाले, मून का वेट निकाले, सन का वेट निकाले, सारे प्लेनेट्स का वेट निकाल दिए कैवेंडिश ने इसी ग्रेविटेशनल लॉ के यूज के करके, और सारे चीज़ों का वेट निकाल लिए, और वेट भी निकाले, दूरी भी निकाले, सब उससे कैलकुलेट कर लिए।
ग्रेविटेशनल लॉ का ये यूज हो गया। लॉ के द्वारा नए नए तारे, नए नए प्लैनेट्स, नए नए मून्स जो हैं उनका खोज होता है, स्टार्स का खोज होता है। तो इसे स्टार्स वर्ग का खोज होता है, रिसर्च स्टार्स का खोज होता है। तीसरा, केपलर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन हुआ। इसके द्वारा केपलर्स लॉ जो था, केपलर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, केपलर्स लॉ का उसका एक्सप्लेनेशन हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा ही। यूज इतना हो गया। इस मास जो है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आसमान में बॉडी हैं, उनका मास निकालना, धरती का भी मास निकाल दिया गया। तो मास टू फाइंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट्स के मास को निकाला गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे केपलर प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन नहीं है, मोशन है। तो ये तीन केपलर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन तीन हैं। केपलर ने तीन नियम को बनाया और वो नियम जो है फिजिक्स के दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। न्यूटन का जो इन्वर्स स्क्वायर रूल था, मैंने 1/F/d 1/r² जो था, वो उसको इन्वर्स स्क्वायर रूल कहते हैं। वह भी इसी के केपलर्स के नियम से ही निकला था। न्यूटन निकाले थे उसी नियम से। तो इसका तीन केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन तीन होते हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फर्स्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहिए। प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है? तो ये जो प्लेनेट है ना, सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर पथ पर नहीं घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं घूमते हैं। ये जो हैं अपने एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं। इलिप्स कहते हैं दीर्घवृत्त को, हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। वो है क्या? ऐसा पाथ होता है, अंडा की तरह होता है। इसमें दो फोकस होता है, F1, एक होता है F2, दो फोकस होता है। और सर्किल में क्या होता है? ये दोनों फोकस, सर्किल में ये दोनों फोकस एक बिंदु पर रहते हैं, जिसको सेंटर कहते हैं। लेकिन इक्लिप्स में अलग अलग ये रहता है। अगर इनको काट दें ऐसे और बीच वाले पोर्शन को हटा के सटा देंगे तो एक सर्किल का रूप हो जाता है। लेकिन हम लोग इस पर अधिक नहीं जानेंगे। हाँ, एक बात और बता दें कि इस फोकस से अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं कोई, और फिर फोकस से लाइन खींचते हैं, तो ये मान लीजिए दूरी R1 है, और दोनों R2 है। तो कहीं भी बिंदु लें, कहीं भी
इस ऑर्बिट पर कहीं बिंदु ले लें, उस बिंदु के बीच की दूरी फोकस से जो हम लोग नापते हैं उसको नाप लें और जोड़ दें तो हमेशा बराबर आएगा। R1 प्लस R2 हमेशा कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए 50 मीटर आ रहा है R1 प्लस R2, तो सब जगह R1 प्लस R2 वही आएगा। मान लीजिए कि यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से हम इस दूरी को नाप लेंगे, इसको नापेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये भी 50 मीटर आएगा। तो इसका इलिप्स का एक गुण है, ज्योमेट्री में हम थोड़ा बता दे दिए कि कहीं भी इलिप्स के जो ऑर्बिट है, बाहरी समझिए कि सरकमफेरेंस है, उसमें कहीं बिंदु ले लेंगे और दोनों फोकस से मिला देंगे तो उसके दूरियों को जोड़ने पर हमेशा एक ही तरह के संख्या आएगा। तो ये इलिप्स का गुण होता है। अब हम लोग केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखेंगे। पहले इलिप्स को बना देते हैं। इलिप्स का एक तो बता ही दिए हैं कि इसमें फोकस होता है F1, यहाँ भी फोकस हुआ F2, ए प्लैनेट moves around sun on elliptical orbit. A planet moves around sun on elliptical orbit. इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता है। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार कहा जाता है, अंडे का आकार का, एकदम अंडे का आकार के ऑर्बिट पर घूमता है। और इसमें है दी सन is situated at a focus at a focus इतने भर रखिए। सन जो है किसी फोकस पर है, मान लीजिए कि इसी फोकस पर सन आपका है, और ऑर्बिट पर घूम रहा है अर्थ, मान लीजिए अर्थ हो गया, घूम रहा है। तो अब पहला नियम है कि प्लेनेट मूव्स अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल ऑर्बिट, द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस। सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस लिख दीजिए। पहला नियम तो ये हो गया। यही हो गया कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता है, ऐसे घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता है, सन के चारों ओर, सन के चारों ओर घूम रहा है। द सन इज सिचुएटेड एट वन फोकस, इस एक फोकस पर सन सिचुएट है। दूसरा नियम है केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहता है कि इफ ए प्लैनेट moves around sun, then a line joining sun and planet
line joining sun and planet sweeps स्वीप माने बहारना होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी तुरंत पढ़ते हैं। प्लेनेट लाइन जो है सो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका मतलब देखिए, कहता है कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन if a planet moves around sun, then a line joining between sun and planet sweeps equal area in equal interval of time। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये प्लेनेट है, अभी था यहाँ पर, कुछ देर के बाद आ गया, ये पी पोजीशन पर था, अब क्यू पोजीशन पर आ गया। कुछ एरिया होगा ना जी इसका, इसको ओ मान लीजिए, ओ, इसको ओ मान लीजिए, टाइम लग गया टी, और यहाँ जो होता है, अब दूसरा एक ले लें, मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया ए पर, और उसी टी समय में यहाँ आ गया बी पर, ऐसे ये हो गया एक टाइम टी, यहाँ भी टाइम टी है, वहाँ भी टाइम टी है, तो एरिया यही ना बोलता है आइदर और, एरिया ए ओ पी इज इक्वल टू एरिया क्यू ओ पी, चाहे पी ओ क्यू, यही तो है, यही बराबर है, क्योंकि ये दोनों समान समय में टी समय में ही है। इसका मतलब देखने से क्या पता चलता है कि सन के नज़दीक कोई वस्तु आता है तो तेज से चलने लगता है, और दूर जाता है तो धीरे धीरे चलता है। इस पर थोड़ा हम लोग विचार करें कि काहे सन के नज़दीक आता है तो तेज हो जाता है, और दूर होता है तो धीमा हो जाता है, और ये इलिप्टिकल पाथ क्यों बन गया। इलिप्टिकल पाथ बनने के पीछे कारण है कि सिर्फ सन ही नहीं खींच रहा है इसको, अर्थ को, और भी खींचने के लिए ये जो यूनिवर्स है, और भी खींचने वाले स्टार्स हैं, मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जो उनको सर्किल पर नहीं घूमने दे रहे हैं, जिसके चलते उनका पाथ इलिप्टिकल हो जाता है। जब वो इलिप्टिकल पाथ हो गया खिंचाव के चलते, तो जब वो दूर जाते हैं तो उनका चाल धीरे होता है। खिंचाव तो है ही सन के तरफ, सन तो घूमने के लिए उनको बाध्य कर ही रहा है, लेकिन अर्थ जो है दूर जाते हैं, उनका वेलोसिटी, उनका जो स्पीड है घट जाता है, और धीरे धीरे चलने लगते हैं। अब फिर आते आते जब यहाँ आते हैं सन के नज़दीक, तो तेजी से चलने लगते हैं, तेजी से चलते हैं, फिर जब दूर जाते हैं तो उनका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये जो है यूनिफॉर्म स्पीड में कोई भी प्लेनेट नहीं घूमता है, इतना हम लोग जान के रखें, तो दूसरा नियम भी हम लोग जान गए कि इफ ए प्लेनेट मूव्स अराउंड सन, देन ए लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप मतलब जैसे एक लाइन है दोनों को मिलाने वाला, और टाइम मान लीजिए कि कुछ टी समय हुआ तो घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ स्वीप किया, ये लाइन घसका तो कुछ जगह छेका होगा ना जी, तो वो जो स्वीप करने से जो जगह छेका वो एरिया हुआ, वही एरिया हुआ। इसी तरह से यहाँ पर आया ए पर, और टाइम टी ए रहा, तेजी से तो सूर्य के पास चल रहा है, तो यहाँ बी पर आ गया, तो टाइम टी में जो स्वीपिंग हुआ ये हुआ, तो ये दूसरा नियम भी हो गया। अब हम लोग तीसरा नियम भी जाने थोड़ा, केपलर्स थर्ड लॉ।
केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। इसमें कुछ नहीं है, उस ये जो है एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। द एवरेज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट the cube of average distance between sun and planet is proportional to time period। जो एक बार घूमने में जो समय लगता है, तो टाइम टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ऐसे नहीं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ना, एक बार जितना देर में घूमता है उसको टी बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो कहता है इसी बात को हम लोग यदि लिखें घुमा करके, एवरेज डिस्टेंस, इफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज आर, है नो, टाइम पीरियड जो है टी है। तो रिलेशन क्या कहता है, एज पर लॉ आर क्यू वाइजेज टी स्क्वायर, यही ना कह रहा है। द क्यूब ऑफ एवरेज डिस्टेंस मतलब आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पीरियड, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड मतलब टी हो गया। इसी को आर क्यू बराबर के टी कह देंगे, के टी स्क्वायर, और आर क्यू बाई टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट 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 हो गया। इतने खोज दिए केपलर और खोज के छोड़ दिए। अब इसके बाद में, अब केपलर्स के 3 को हम लोग नियम जान गए। अब इसके बाद में न्यूटन जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो ग्रेविटेशनल रूल में जो लाए, ग्रेविटेशनल लॉ में लाए, उसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ केपलर से ही कैलकुलेट किए थे। हाउ डज कैसे हाउ डज न्यूटन गेस इन्वर्स स्क्वायर रूल ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे गेस किए इन्वर्स स्क्वायर रूल का, ग्रेविटेशन का जो इन्वर्स स्क्वायर रूल हुआ उसको कैसे गेस किया। इन्वर्स स्क्वायर रूल क्या था, आर स्क्वायर, एफ भाइजेज आर स्क्वायर। इसको उन्होंने कैसे गेस किया न्यूटन ने, फ्रॉम केपलर्स लॉ, फ्रॉम केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन।
इसी को उन्होंने कैसे किया, कैसे निकाला, कैसे उन्होंने मालूम किया, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो इतना हम लोग जानते हैं कि F जो होता है, इसके लिए हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं फोर्स इजकल टू mv² बाई r। m तो किसी चीज का कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं F वाइरिजेज v² बाई r। इसको हम लोग लिख सकते हैं। और फिर आगे चलें, एक चीज हम लोग आगे चलेंगे तो जानेंगे, v बराबर हो, अब सर्कुलर मान लेंगे, 2 पाई r बाई टी होता है, 2 पाई r बाई टी होता है। एक वेलोसिटी जो निकले, जो प्लेनेट घूम रहा है, उसका वेलोसिटी 2 पाई r बाई टी, माने पूरे चारों तरफ घूमने का जो दूरी हुआ, और उसमें टाइम पीरियड से भाग लगा देंगे तो उनका भी वेलोसिटी एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, तो इसको भी वैरिज हम लोग लिख सकते हैं r बाई टी, लिख सकते हैं। और इसके बदले भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, r² बाई t² लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं, r³ बाई t² लिख सकते हैं, नीचे r से गुना कर देंगे, एक ही बात है। ऊपर में भी r से गुना कर दिए, नीचे में भी r से गुना कर दिए, तो क्या अंतर है, ऊपर r³ हो गया, t² 2r। ये जो होता है r³ बाई t², ये तो कांस्टेंट होता है। अब आ गया 1 बाई r, इसको वैरिज 1 बाई r भी लिख सकते हैं, v² वैरिज 1 बाई r लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशन एक हुआ। तो अब v² के बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, 1 बाई r, तो 1 बाई r लिखेंगे। अब बाई r है, f इजिकल टू f वैरिज 1 बाई r²। यही तो इन्वर्स स्क्वायर रूल हुआ। इस रिलेशन को एकदम जान के रखना है, कैसे हुआ, v² इजकल टू 1 बाई r। तो यही तो हुआ, इसी v² के पुटिंग वैल्यू ऑफ v², ये हो गया। इसको यहाँ लिख दिए तो यहाँ पुटिंग वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जब लिख दिया है आपने ऐसे घेर करके, तब लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने इन्वर्स स्क्वायर रूल को साबित कर दिया, प्रूव्ड लिख दीजिए। इसको बहुत बढ़िया से जानिए, v इजिकल टू 2 पाई r बाई टी, 2 पाई कांस्टेंट है, तो v वैरिज r बाई टी लिखेंगे। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई अंतर नहीं पड़ता है दोनों तरफ स्क्वायर करने से। v² हो गया r² बाई t²। और हमको तो केपलर्स लॉ में मालूम है r³ बाई t² कांस्टेंट, तो हम r³ लाना चाहेंगे, इसीलिए अलग से r को गुना किए ऊपर, तो नीचे भी कर दिए, यही किए हैं यहाँ पर, r से ऊपर नीचे, तो ऊपर में r³ आ गया, नीचे में t² हो गया, न्यूमरेटर में r³, डिनोमिनेटर में t², और r तो है ही यहाँ पर बच रहा है। तो इसके बदले r³ बाई t² हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ मोशन जो है, उसमें ये r³ बाई t² जाने थे, इसको कांस्टेंट कर दें। और वैरिज कांस्टेंट को ही अलग करता है, हमेशा वैरिज मतलब कांस्टेंट को अलग करता है। कांस्टेंट हटाइए वैरिज लगाइए, कांस्टेंट हटाइए वैरिज लगाइए, आप वैरिज एज हटाइए तो बराबर और कांस्टेंट लिखिए। यहाँ हम लोगों ने कांस्टेंट हटाया, वैरिज को लगाते रहा, तो v² इक्वल टू 1 बाई r आ गया। तो न्यूटन ने इसी को गेस करके और इन्वर्स स्क्वायर रूल को बनाया।
अब हम लोग जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स हम लोग जानते हैं कि दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ लिया है। तो उसमें होता क्या हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास होता है। ये तो जानते हैं फॉर्मूला से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, लेकिन हम लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जानना है। तो फोर्स जो है दोनों में बराबर लगता है। मान लीजिए कोई वस्तु अर्थ पर गिर रहा है, ऊपर से कोई वस्तु अर्थ पर गिर रहा है, तो उस पर फोर्स अर्थ लगा रहा है, धरती लगा रहा है, तो वह फोर्स ये हुआ। और मास जो है, वस्तु जो गिर रहा है उसका मास, तो गिर रहा है उसका मास मान लीजिए कि कम है, 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, तो ये मास के ऊपर ही ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। गिरता हुआ वस्तु जो है उसके पास एक्सेलरेशन है, वो नीचे तेजी से आ रहा है। इसलिए तेजी से आ रहा है कि उसका मास कम है। धरती को भी तो वो वस्तु खींचता होगा, एकदम खींचता होगा। तो उसको खींचता होगा, किस तरह से खींच रहा है? वो फोर्स तो उतने लग रहा है जितना खींचने में ही लगा रहा है, उतना वो जो ऊपर से जो फल गिर रहा है, चाहे कोई वस्तु गिर रहा है, तो वो भी फोर्स उतना लगा रहा है। लेकिन उसका मास जो है धरती का ज्यादा है। जब मास ज्यादा धरती का रहेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा कि नहीं? उसका एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन जो होता है, वस्तु जो गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जो गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन। तो धरती का एक्सेलरेशन कितना होगा? धरती का एक्सेलरेशन होगा, जब धरती कितना उठता है तो उसका भी एक्सेलरेशन कुछ होगा, 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये इतना नेग्लिजिबल है, इतना कम है, इतना कम है कि हम लोग जो है उसको देख ही नहीं पाते हैं। उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हुआ दिखता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन का यहाँ पर हम लोगों ने जाना। गिरता हुआ वस्तु का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं, इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ मास डिनोमिनेटर में मास जो है कम है, फोर्स तो वही है, फोर्स हमेशा वही है। और अगर इस डिनोमिनेटर में धरती का मास लगा दें तो धरती का एक्सेलरेशन कितना होता है, कैलकुलेट किया गया है 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जाने फ्री फॉल, वस्तु को ऊपर से फ्री फॉल थोड़ा जाने। जब ऊपर से कोई वस्तु गिराया जाता है तो जनरली हम लोग देखते हैं कि एक खास समय में आकर ग्राउंड पर गिर जाता है। तो वो ऊपर से छोड़े तो उसका जो वेलोसिटी है जीरो रहता है, जब छोड़ दिए तब जीरो रहता है, धीरे 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 उसका बढ़ते जाता है, तो उसका कुछ एक्सेलरेशन हो जाता है। खैर अलग, हम लोग अभी इतना जाने
कि ऊपर से कोई वस्तु गिराया जाता है, फ्री फॉल मतलब ऊपर से कोई वस्तु गिराया जाता है, उसके बीच में कोई बाधा नहीं हो, तब उसको फ्री फॉल कहते हैं। बाधा मतलब क्या हो गया, हम किसी हाथ से नहीं रोकें, या रोकने वाले और भी चीज हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हवा, ऊपर से हम वस्तु कोई भी वस्तु गिरा रहे हैं तो उसको रोकने वाला हवा है। तो अगर हम वैक्यूम करके ऊपर से कोई चीज गिराते हैं और किसी पाइप को वैक्यूम कर दिए, उसी में कोई चीज रख दिए हैं, ऐसे रख दिए हैं, नीचे ऐसे उलट दिए तो वो गिरता है। दो वस्तु रख दीजिए, एक मान लीजिए आधा केजी का है, एक 100 ग्राम का है, 500 ग्राम का एक है, एक 100 ग्राम का है, दोनों रख दिए और रख करके और नीचे रखे हुए हैं, उलट दिए तो देखते हैं कि समान समय में गिरते। ये तो छोटा कलम ना है, उसको देखने के लिए कम से कम 10 मीटर 20 मीटर का लेना पड़ेगा, पाइप, ट्रांसपेरेंट पाइप लेना होगा, तभी ना देखेंगे कि एक ही समय दोनों गिर रहा है। तो चाहे वजन कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर फ्री फॉल हो तो वस्तु जो है तो एक ही समय पर गिरता है। तो फ्री फॉल क्या कहलाता है, इफ ए बॉडी फॉल्स freely without any if a body falls without any interference, then the fall is called फ्री फॉल। फ्री फॉल उसको कहते हैं। अब मान लीजिए छत पर से गिरा रहे हैं कोई वस्तु, फ्री फॉल हुआ, लेकिन बीच में तो हवा है, छत पर से गिरा रहे हैं तो रोकने वाला एक एलिमेंट है। अब उसी समय एक कॉइन गिराते, कॉइन और पंख को गिराते हैं तो देखते हैं कि पंख धरती पर देर से गिरा, कॉइन पर जल्दी से धरती पर गिर गया। तो क्यों गिरा, पंख को रोकने वाला हवा है, हवा ने उसको ऊपर 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 ऐसे ऐसे करते करते गिरा पंख। लेकिन वही यदि हवा को हटा दिया जाए उस रास्ते से तो कॉइन और फीदर, वो जो पंख है, दोनों एक साथ गिरेंगे धरती पर। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्री फॉल को जाना। अब फ्री फॉल जो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, फ्री फॉल जो होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन होता है 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, किए हैं, आगे भी करेंगे, देखेंगे। इस तरह से ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू का, जी का वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ के चलते ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि एक वस्तु है, उसको फ्री फॉल आप करवा रहे हैं, फ्री फॉल हो रहा है, तो उसका मास मान लीजिए m है। वस्तु का मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसका फ्री फॉल हो रहा है उसका m kg है। और धरती का भी वजन होगा ना जी। अच्छा पहले m रखिए, m kg है। मास ऑफ अर्थ के क्या हुआ, मास ऑफ अर्थ
ME कहिए kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ यही होगा। और जी का वैल्यू तो हम लोग प्रैक्टिकली निकाले हुए हैं, 6.6 इंटू 10⁻, हम लोग क्या निकाले हैं, कैवेंडिश निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया। अब फ्री फॉल, तो इसके लिए एफ कितना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन G(m)E/r², ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और आप उस जो धरती जो किसी चीज को अपनी ओर खींचती है तो उसका वेट कितना है, ma, मास इंटू एक्सलेशन। जब वस्तु एज, ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू एक्सलेशन। मान लीजिए कि एक्सलेरेशन जो है ए है, अब मास m वस्तु का है, तो वो फोर्स कितना होगा, ma होगा, माने वस्तु का एक्सलेशन a हो गया। दोनों को जब इक्वेट करेंगे, ma बराबर G(m)E/m/r², m से तो m कैंसिल हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, a बराबर G(m)E/r², एम ई कहिए, चाहे m कह दीजिए, धरती के लिए बड़ा m कह दीजिए, कैपिटल M कहिए, कैपिटल M कहिए, हाँ। तो G(m/r², यही ना एक्सलेरेशन G है, यही ना एक्सलेरेशन G है, G(m/r², यही एक्सलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये हो गया। हम लोग G का वैल्यू रख दें, ग्रेविटेशनल G का वैल्यू रख दें 6.67 इंटू 10⁻11। अब मास ऑफ अर्थ होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। यहाँ 6 इंटू 10⁻24 kg बटे r रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6 दी होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेशन यही आता है जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब हम लोग जो रखेंगे तो आता है। इसलिए कि गिरता हुआ वस्तु का देख लिए कि उसका मास इसमें नहीं शामिल है, तो 9.8। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए, मैथ को कुछ सवाल बनाने के लिए आजकल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया रहता है कि एक्सलेशन मान लीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लीजिए। तो आपको G का वैल्यू आ गया कितना, G(m/r²। अब हम लोग को मिल गया। अब हम लोग जानेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलते रहता है।
वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बदलते रहता है। काहे? यहाँ पर तो हमेशा वही रहेगा, मान यहाँ हम लोग 9.8 ही रहेगा, हम लोग बाई प्रैक्टिकल मेथड मालूम कर चुके हैं 9.8 रहेगा। लेकिन पृथ्वी का जो है पोल पर चिपटा न रहता है, ऐसा पृथ्वी रहता है, पोल पर चिपटा हुआ है, ये सेंटर है, ये आर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा माने दूरी वस्तु और धरती के सेंटर के अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, वस्तु का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी जैसे जैसे बदलेगा बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, आर का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो पोल पर जब हम लोग जाते हैं तो इसकी दूरी जो है घट जाती है, आर घट जाता है, आर घट जाता है तो आर घटेगा तो जी बढ़ जाएगा, मतलब वहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, आर बढ़ते गया बढ़ते गया। और देखिए मैं आर घट गया, और यदि आर बढ़ जाए माने हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं, धरती पर से ऊपर जाते हैं, धरती से ऊपर जाते हैं तो जितना ऊपर गए ये तो आर हुआ, जो भी ऊपर गए तो जैसे जैसे ऊपर गए आर बढ़ता गया, दूरी बढ़ता गया, बढ़ेगा तो जी के मान घटेगा नहीं, जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ रहा है तो जी के मान घटेगा, तो जी के मान घटेगा, जितने ऊपर जाएंगे जी के मान घटते जाएगा घटते जाएगा। एक ऐसा जगह आएगा जहां जी का वैल्यू शून्य हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरप्लानेटरी, इंटरप्लानेटरी स्पेस, चाहे पॉइंट जो कहिए, इंटरप्लानेटरी स्पेस, इंटरप्लानेटरी स्पेस, वहां पर जी का वैल्यू शून्य हो जाता है, और उसके बाद जो फिर आगे बढ़ता है तो एक्ट्रैक्शन जो अगला का रहता है वो खींच लेता है, जोड़ है उसका काम करने लगता है। लेकिन दो माने इंटरप्लानेटरी स्पेस के पास जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अब आइए धरती का भीतर, धरती का भीतर जो है अब जब आप घुसते हैं, जैसे जैसे घुसते हैं तो आर का मान घटते जाता है। मान लीजिए यहाँ तक आ गए, आर का मान घट न गया, जब 9.8 निकाले थे उससे घट गया, आर का मान घट गया तो जी के मान तो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इसको याद रखिएगा कभी नहीं, जैसे जैसे धरती में घुसेंगे भीतर घुसेंगे जी का मान घटता है, जाते जाते सेंटर पर 0 हो जाता है। इसको हम लोग क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे, इस बात को 11th में लगता है 11th में पढ़ेंगे। लेकिन इतना अभी जान कर रखिए कि धरती के सरफेस के भीतर जैसे ही घुसेंगे वैसे ही जी का मान घटता है, आर का मान घटता है लेकिन जी का मान भी घट जाता है। आर का मान तो कहते हैं कि डिनोमिनेटर है, आर घटता है तो जी को तो बढ़ना चाहिए लेकिन नहीं बढ़ता है। इसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ थ्योरी है जिसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि जी का मान घटता है और वास्तव में घटता है, और जैसे सेंटर पर जाएंगे जी का वैल्यू 0 हो जाता है। द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हम लोगों ने जान लिया, वो 0 भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? तो इंटरप्लैनेटरी स्पेस में हो सकता है, और धरती के सेंटर पर जब चले जाएंगे तब होगा। और जैसे जैसे धरती के सरफेस से भीतर जाएंगे उसका जी का मान घटते जाता है। अब हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और फ्री फॉलिंग
बॉडीज। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था मोशन चैप्टर में। पहला था v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा था v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये बॉडी फ्री फॉलिंग है, तो फ्री फॉलिंग है तो इसमें डिस्टेंस जो हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेते थे अब वो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, तो s के जगह पर हम लोग h का प्रयोग करेंगे। और एक्सेलरेशन जो था, एक्सेलरेशन जो है वो अब वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया है, वो जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया है। तो हम लोग के पास बस यही ए एक्सेलरेशन को g से और डिस्टेंस को h से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने में एक बात और ध्यान देते हैं, कोई वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका g जो है 9 + 8 लेते हैं। और जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो g के वैल्यू -9.8 लेते हैं, मतलब कि -g कर देते हैं, g के वैल्यू -g कर देते हैं। यहाँ g का वैल्यू पॉजिटिव कर देते हैं। और कोई वस्तु अगर ऊपर से गिराया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। जब नीचे से कोई वस्तु फेंका जा रहा है तो जो सबसे ऊपर जाता है उसका तो एक्सेलरेशन घटते जाएगा, जो फेंके हैं एक्सेलरेशन घटते जाएगा, तो एक बिंदु आएगा लास्ट पॉइंट, उसका अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है फेंकते समय और गिरते समय उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये एरो का मतलब होता है, नीचे एरो दिए मतलब गिरते समय, ऊपर एरो दिए मतलब उठते समय। फिर गिरते समय u0 और नीचे से ऊपर जाने पर जो लास्ट वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है। और जितना देर में कोई वस्तु ऊपर जाता है उतने देर में नीचे आता है। खैर, अब हम लोग इसको रिप्लेस करें, इस फॉर्मूला को। इसके लिए हम लोग लिखेंगे v इजिकल टू यू प्लस जी टी, इसको लिखेंगे h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बढ़िया हो गया। यदि वो गिर रहा है तो ये फार्मूला, उठ रहा नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस बीच में लगा दीजिए, जी के जगह पर माइनस लगा दीजिए, और कुछ नहीं करना है, हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज ये हो गए। ये सबको रट लेने का चीज है, रट लीजिए। हम लोगों को पढ़ना है, मास पढ़ना है और वेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मास भी पढ़ना है और वेट भी पढ़ना है। तो मास उसको बोलते हैं, मास को हिंदी में मात्रा कहते हैं और वेट को भार कहते हैं, वेट को भार कहते हैं। तो किसी भी वस्तु के निर्माण में जितना कुछ लगा हुआ रहता है, जितना कोई वस्तु लगा रहता है वजन के हिसाब से, तो उसको उसका मास कहते हैं। किसी पदार्थ के निर्माण में जो जो उसमें वस्तु का मात्रा लगा रहता है, क्वांटिटी लगा रहता है, उसको मास कहते हैं। और वेट जो उसको कहते हैं कि जिस चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसी फोर्स को वेट कहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे, बल्कि ये बताने के पहले हम मास एंड वेट का डिफरेंस ही बता देते हैं। उसी में आपको डिफिनीशन भी मिल जाएगा, मास का भी, वेट का भी, और भी उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा।
तो एक ही जगह दोनों चीज हम बता दे रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, आपको आसानी होगी। पहला अलग अलग डिफिनीशन बतावें। मास, वेट, सबसे पहला डिफिनीशन दे दिया जाए। द क्वांटिटी of material in any body is called mass. Quantity of material in any body is called mass. The force from which earth attracts any body is called weight of that object. क्या हुआ? The force from which earth attracts any body is called weight of that object. फोर्स को ही ऑब्जेक्ट हम लोग वेट कहते हैं। यह एक प्रकार का फोर्स है। और मास है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। अब मान लीजिए एक हथौड़ी बनाने में कितना लोहा लगा हुआ है, तो बोलेंगे कि यह हथौड़ी आधा किलो लोहे से बना हुआ है। आधा किलो क्या है? मटेरियल जो लगा हुआ है लोहा, वो आधा किलो है, हाफ केजी है, ये हम लोग बताएंगे। उसी तरह से अब हम लोग वेट में आवें तो उस आधा किलो के वस्तु को पृथ्वी जितनी ताकत से अपनी ओर खींचती है उसी को वेट कहते हैं। वो हम लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितनी ताकत से खींचती है। दूसरा, इसका यूनिट का है, इट्स यूनिट इज केजी, किलोग्राम। चूंकि फोर्स है तो इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन ना होता है फोर्स का, तो न्यूटन लिखेंगे। ये जो है केजी जो है स्केलर क्वांटिटी है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोटेड बाय एम, डिनोटेड बाय एम। हाँ, एम में लिखिए। वेट को डिनोटेड बाय डब्लू, वेट को डब्लू से डिनोट करते हैं। और मास चाहे कहीं चली जाइए, पहले तो ये जानिए कैसे इसको मापा जाता है मास को। तो इट इज मेजर्ड बाय सिंपल बीम बैलेंस, बीम बैलेंस जो घर में तराजू रहता है, एक तरफ बाट चढ़ाते हैं, दूसरे तरफ सामान चढ़ाते हैं। चाहे बाजार में जब आप खरीदने जाते हैं कोई सामान, तो तराजू पर तौलते हैं, एक तरफ बाट को रखता है,
बेचने वाला, और दूसरे तरफ जो आलू प्याज खरीद रहे हैं दूसरे तरफ रखता है और उठाता है। तो वो जो बीच में जो डंडी है, डंडी उसको बीम कहा जाता है। सिंपल बीम बैलेंस, उसको सिंपल बीम बैलेंस कहते हैं। दंड तराजू, बीम मतलब दंड, दंड तराजू, दंड तराजू है। सिंपल बीम बैलेंस से इसको नापते हैं। और इसको इट इज मेजर्ड बाई, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। उसमें सिर्फ वस्तु को रख देते हैं और जो रीडिंग आता है बैलेंस में उसको बोलते हैं कि इतना न्यूटन का ये इसका वेट है, इतना न्यूटन इसका वेट है। यही यदि 1 केजी है, यहाँ मास जो है 1 केजी है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। 1 इंटू 9.8 मतलब 9.8 न्यूटन हो जाएगा। मास 1 केजी और वेट 9.8 न्यूटन हो जाएगा। और मास चाहे आप तराजू लेकर चले जाएं, धरती पर रहें, चांद पर रहें, कहीं रहें, कहीं चले जाएं, नहीं बदलता है। मास नेवर चेंजेज, प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस ये नहीं बदलता है, बट लेकिन वेट जो है बदल जाता है। वेट चेंजेज प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेज प्लेस टू प्लेस। अब कोई चीज, किसी चीज का मैंने ये जो लेकर गए धरती पर जो है 9.8 न्यूटन है और उसी को चांद पर ले जाएंगे तो इसका छठा भाग हो जाएगा, मतलब हमको लगता है 1.63 हो जाता है। मून पर जैसे अर्थ पर हो गया, अर्थ पर 9.8 न्यूटन, उसी चीज का मून पर हो जाएगा 1.63 न्यूटन हो जाएगा। वही स्प्रिंग बैलेंस है, वही लेकर गए हैं मून पर, लेकिन यहाँ पढ़ रहा था 9.8 न्यूटन, मून पर पढ़ेगा 1.63 न्यूटन पढ़ेगा, मतलब छठा भाग। धरती पर जो वजन आपका है जा करके, जो वेट आपका है जाकर तौलेंगे स्प्रिंग बैलेंस से, दूसरा चीज से नहीं, स्प्रिंग बैलेंस से, तब आपका वजन वहाँ पर छठा भाग हो गया रहेगा। वहाँ आप यहाँ यदि 90 केजी के हैं तो वहाँ पर जा कर के 15 केजी हो जाएंगे, 15 किलोग्राम वेट कहते हैं, 15 न्यूटन हो जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप 90 न्यूटन हैं तो यहाँ पर धरती पर 90 न्यूटन है तो वहाँ पर 15 न्यूटन आपका वेट हो जाएगा। पहले केजी वेट यूनिट हुआ करता था, उसमें हम लोग को नहीं फंसना है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए। मास के बारे में पूछेगा तो मास के बारे में सब लिख दीजिए, हो गया। वेट के बारे में पूछेगा तो सब लिख दीजिए वेट वाला। अगर डिफरेंस पूछता है तो वही बात अलग अलग करके लिख दीजिए, दोनों को एक ही तरह से, हो गया आपका मास एंड वेट का अंतर। हम लोग मैथमेटिकली शो करने जा रहे हैं कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 1/6 of weight of an object on moon is 1/6 of weight
ऑन अर्थ। ये जो है अर्थ का वजन से, अर्थ पर जो वजन है उसका 1/6 होता है। तो हम लोग जाने, ये प्रूफ करना है, तो हम लोग जाने कि अर्थ का वजन, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ मान लीजिए कि W1 है, वेट ऑफ अर्थ मान लीजिए कि M है। अब मून का mm है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, G/m/m, दोनों के बीच की दूरी r² है, r² हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, जानते क्या है कि अर्थ का जो वजन है, अर्थ के वजन को मान लीजिए m मानते हैं, मून के वजन को m मानते हैं, तो अर्थ का 100 गुना होता है। इसका रेडियस जो है, और मटेरियल जो है उसका मास, मटेरियल का मास m है। इसका मास, मास मास ऑफ मून, मास ऑफ मून m और मास ऑफ अर्थ 100 m। मटेरियल का मास m, मास ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स G/m/r² होता है। और रेडियस जो है मून का, रेडियस ऑफ मून r है, इसका रेडियस ऑफ अर्थ 4r हो गया। तो हम लोग पहले मून के लिए निकाल लें। मून के लिए तो वहाँ पर वस्तु का मास m है, मून का मास m है और रेडियस r है, तो ये एक इक्वेशन हो गया फोर्स, ये हो गया मून। बल्कि वेट वही ना, F_m जो हुआ वही हो जाएगा वेट ऑफ, वेट एट मून। अब उसी तरह वेट एट अर्थ G/m हो जाएगा, m के जगह पर 100 m लिखेंगे, और मास तो वही है, मास तो वस्तु का वही है, और डिस्टेंस 4 गुना हो गया तो 4r² हो गया। G 100 m छोटा m बटे 16r² आ गया। अब इसको यदि हम लोग भाग लगा देते हैं मास ऑफ मून, वेट ऑफ मून और वेट एट मून एंड वेट एट अर्थ, 1 में 2 से भाग लगाएंगे, 1/2 कर दिए, G/w/e बराबर G/m/m बटे r² भागा G 100 m बटे 16r²। G/m बटे r² गुना उलट जाएगा, 16r² बटे G/m, G 100 m।
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस एम से एम हो गया, बड़ा एम से बड़ा एम हो गया, जी से जी कट गया, आ गया 16/100। WM बाई WE 16/100, 16 छक 96, माने करीब करीब 6 आ जाता है, 1/6 नियरली, 1/6 नियरली। तो हम लोगों ने जान लिया कि वेट एट मून बाई वे, अच्छा अब और आगे बढ़ें, वेट एट WM लिखे काहेला, WM बराबर 6WM बराबर WE, WM बराबर 1/6 WE। वेट एट मून 1/6 ऑफ वेट एट अर्थ, ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। हम लोगों को साबित क्या करना था, वेट एट मून बराबर 1/6 वेट ऑफ अर्थ, यही टू प्रूव दैट था। यहाँ प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर, बायोंसी, इसी पर आधारित आगे पढ़ेंगे। वो अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। किताबों में एक ही साथ ग्रेविटेशन को दे दिया है, थ्रस्ट एंड प्रेशर को दे दिया है, एक साथ पढ़ाना उचित नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि ग्रेविटेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, और थ्रस्ट एंड प्रेशर एक अलग टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें का सब जो भी होगा थ्योरम हम लोग जानेंगे। इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशन आज समाप्त किए। अगले दिन थ्रस्ट एंड प्रेशर देखेंगे, और आपसे अनुरोध है कि हमको जाने का विदा होने का आदेश दीजिए। साथ में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तब करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी कुछ फायदा हो। थैंक यू।